हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सेप्टेंस और एक वैलिड एक्सेप्टेंस बनाने के लिए उसके क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं। ये हम लोगों ने सीए फाउंडेशन टारगेटिंग नवंबर 2020 एग्ज़ाम के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है। इसलिए प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, जिससे जैसे ही मैं ये वीडियोस अपलोड करूं आपको इनका नोटिफिकेशन मिल सके और आप ये वीडियोस मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर के साथ। सो स्टूडेंट्स, यही है वो जेठालाल जिन्होंने बबीता जी को ऑफर किया था एक स्मार्टफोन फॉर 20,000। बबीता जी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया था। जिसकी वजह से इनके बीच में ये प्रॉमिस बना था कि वो जेठालाल फ़ोन देंगे और वो उनको पैसे देंगे। अब ये वादा जो हुआ है दोनों के बीच में, इसी को कहते हैं अग्रीमेंट। इस प्रॉमिस को अग्रीमेंट। ये हम पढ़ चुके हैं अब तक। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एन अग्रीमेंट। इट मेक्स एन अग्रीमेंट। ऑल राइट। फर्स्ट स्टेप होता है हमारे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन में प्रपोजल का या ऑफर। उसके बाद वो एक प्रॉमिस बने, दोनों के बीच में एक वादा बने जिसे दोनों को निभाना हो। उसके लिए चाहिए एक्सेप्टेंस। यही है एक्सेप्टेंस का रोल। ओके, दिस प्रॉमिस इज एन अग्रीमेंट जो अगर एनफोर्सिएबल हो तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो देखते हैं आगे। प्रपोजल हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज उसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कैसे लिखा है वो देख लेते हैं। मैं आपको रिपीटेडली बोल रही हूँ कि आपको सेक्शन नंबर्स लर्न करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश है कि साथ ही साथ आपको ये बता सकूं कि आप एक एक्ट को पढ़ते कैसे हो। जो इतना डिटेल में हमने पढ़ा वो कंसाइज करके एक एक्ट में, एक सेक्शन में कैसे लिखा जाता है। ओके, ये आपको एम्पावर करने के लिए है कि आप खुद भी एक्ट पढ़ना सीख सकें, बस, और कोई रीज़न नहीं है। आपको सेक्शन नंबर लर्न नहीं करना। क्विकली देखते हैं कि प्रपोजल क्या होता है एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कैसे डिफाइंड है। When one person, एक पर्सन टू अनदर, दूसरे को सिग्निफाई करता है। सिग्निफाई मतलब हम देख चुके हैं कम्युनिकेट करता है हिज विलिंगनेस पॉजिटिव या नेगेटिव एक्ट के लिए। लेकिन वो सिग्निफाई करता क्यों है, कम्युनिकेट करता क्यों है? टू ऑब्टेन दी, लुक एट दी थर्ड लाइन, टू ऑब्टेन द एसेंट, सामने वाले की एसेंट लेने के लिए। जब कोई ऑफर दिया जाता है तो सामने वाले की एक्सेप्टेंस लेने के लिए, उसकी एसेंट लेने के लिए, हामी भरवाने के लिए, रजामंदी लेने के लिए हम उसको वो बात कहते हैं जिससे वो अपनी अग्री करे, एक्सेप्टेंस दे और हम लोग एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना सकें, एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर सकें। ये तो हुआ प्रपोजल। अब एक्सेप्टेंस क्या होता है? when the person, कौन पर्सन? टू whom, जिसको प्रपोजल दिया गया हो। फॉर एग्जाम्पल इस केस में बबीता जी, उनको प्रपोजल मिला था। या मैं आपको कहूँ विल यू बाय दिस कार फॉर 2 lakhs, तो आप मुझसे कहें विल यू बाय दिस बुक फॉर ₹100। सो आई एम दैट पर्सन जिसकी असेंट मांगी गई है। यहाँ पर बबीता जी जिनकी असेंट मांगी गई है, जिनको प्रपोजल दिया गया है। जब वो सिग्निफाई कर दें, सिग्निफाई कर दें क्या? अपनी एसेंट। उनसे क्या मांगा गया था? उनकी एसेंट, उनकी एक्सेप्टेंस, उनकी मर्जी। वो जब उसको बता दे तब वो प्रपोजल कहलाता है कि वो एक्सेप्ट हो गया है, तब वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है। सो देयर इज अ प्रपोजल, इसको सिग्निफाई करेंगे जिससे हमें एसेंट चाहिए, और जब वो इसमें अपनी
एसेंट दे दे तब एक्सेप्टेंस हो जाती है। और जब एक्सेप्टेंस हो जाती है, एक प्रपोजल को जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तब वो बनता है प्रॉमिस। तब वो बनता है प्रॉमिस। ठीक है। और प्रॉमिसर और प्रॉमिसी क्या होते हैं, हम पहले भी देख चुके हैं। जो प्रपोजल देता है वो प्रॉमिसर होता है। फॉर एग्जांपल जेठालाल, जो वो प्रॉमिस एक्सेप्ट कर जो प्रपोजल एक्सेप्ट करता है वो होता है प्रॉमिसी। प्रपोजल जो देता है प्रॉमिसर, जो वो एक्सेप्ट करता है प्रपोजल को, जिसकी वजह से प्रॉमिस बनता है प्रॉमिसी। जेठालाल इज प्रॉमिसर, बबीता जी इज प्रॉमिसी। ये सब हम देख चुके हैं। अब आज हमें करना है एक्सेप्टेंस। सामने जब किसी को हमने ऑफर दिया, जब एक ऑफर मिलता है तो या तो वो ऑफर एक्सेप्ट होगा या एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ऑफरी कभी भी बाउंड नहीं होता कि वो एक्सेप्ट करे। वो एक ऑफर को रिजेक्ट भी कर सकता है। हम लोग अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं, जो ऑफर हमें इतने सारे ऑफर मिलते हैं, हम वो सारे एक्सेप्ट नहीं करते। आपको एक ऑफर मिला है, आपको मैं ऑफर दे रही हूँ कि आप ये कार लोगे 2 लाख की, आपको नहीं पसंद, आपको ये कार नहीं पसंद, आपको ये मॉडल नहीं पसंद, आपको प्राइस नहीं पसंद, कोई और कार आपको पसंद है या आपको कार चाहिए ही नहीं, यू रिजेक्ट माई ऑफर, यू डोंट एक्सेप्ट माई ऑफर, एज सिंपल एज दैट। प्रॉमिस द ऑफरी, जिसको ऑफर हुआ है, इज ऑलवेज फ्री टू रिजेक्ट द ऑफर। कोई उसके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है उसे एक्सेप्ट करना है। बहुत सिंपल सी बात है। अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग लेक्चर्स में कि एक ऑक्शनर ने ऑक्शन का एडवर्टाइजमेंट दिया, ए ने, बी बहुत दूर से ट्रैवल करके आया, उसने वहाँ पे बिडिंग की, उसने उस ऑक्शन में हाईएस्ट बिड दिया। ठीक है। बहुत सारे लोग थे, पिकासो की पेंटिंग का ऑक्शन था, ही वॉज एन आर्ट लवर, लोगों ने 10 लाख 20 लाख 30 लाख जितने भी किए सबको, और उसने हाईएस्ट बिड दिया से 50 लाख। लेकिन ऑक्शनर ने उसका बिड एक्सेप्ट नहीं किया और अब वो है कोर्ट के सामने। आप बताइए क्या होगा। ये हम देख चुके हैं। कोर्ट ने कहा था अभी तक कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं है। क्यों नहीं बना? क्योंकि जब वो बिड दे रहा था तो वो ऑफर दे रहा था, चाहे वो हाईएस्ट बिड थी, इट वॉज स्टिल एन ऑफर एंड ऑक्शनर डिड नॉट एक्सेप्ट इट। ऑक्शनर ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया और ऑक्शनर के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी कि वो उसको एक्सेप्ट करे ही करे, वो उसको रिजेक्ट कर सकता था और उसने वैसा ही किया, इसलिए कोई कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं। ऑक्शनर वॉज इट वॉज ऑक्शनर्स चॉइस टू एक्सेप्ट और टू नॉट एक्सेप्ट द ऑफर। ये हमने इन्विटेशन टू ऑफर में देखा था कि हाउ बिड इज एन ऑफर एंड दी ऑक्शन का जो एडवर्टाइजमेंट है इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। सिमिलरली टेंडर्स जब इनवाइट करते हैं तो इनविटेशन टू ऑफर होते हैं, जब टेंडर आते हैं वो ऑफर होते हैं। उनके पास लिबर्टी है कि वो कोई भी टेंडर एक्सेप्ट ना करें। ऐसा हो सकता है कि कोई भी टेंडर सारी कंडीशंस फुलफिल नहीं कर रहा, तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की और वो वैलिड है क्योंकि टेंडर्स ऑफर थे, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। ओके। अब मान लीजिए एक ऑफर हुआ और वो एक्सेप्ट हो गया। जैसे हमारे केस में बबीता जी ने फ़ोन खरीदने का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। तो अब क्या एक्सेप्टेंस से होता क्या है, इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है? ऑफर है, ऑफर से एक्सेप्टेंस होता है तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये हम समझ चुके हैं। अब ये फिर से वही प्रपोजल जब एक्सेप्ट होता है तो अग्रीमेंट एंड अग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट, ये देख चुके हैं। अब एक और तरीके से देखते हैं। ये देखिए, ये है गन पाउडर, बारूद, ये रखा हुआ है। अब इसके पास में एक जलती हुई मैच स्टिक लाई जाए, लाइटेड मैच स्टिक लाई जाए तो क्या होगा? बूम, एक्सप्लोजन होगा ना। अब इस गन पाउडर को हटा के ऑफर कर दीजिए और इस मैच स्टिक की जगह एक्सेप्टेंस इमेजिन करिए। ठीक है। अब ये गन पाउडर रखा है और मैच स्टिक इसके पास लाइटेड लाई जाती है तो एक्सप्लोजन होता है। लेकिन लाइटेड मैच स्टिक इसके पास लाई जाए उससे पहले सपोज ये गन पाउडर वहाँ से हटा लिया गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ले आओ मैच स्टिक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या मान लो बारिश हो गई और वो गन पाउडर गीला हो गया,
अब ले आओ मैच स्टिक, अब भी कुछ नहीं होगा। या वो गन पाउडर वहाँ है, कोई बारिश भी नहीं हुई, मैच स्टिक ही नहीं लेके आए, तो क्या होगा? तीनों ही सिचुएशन में कोई एक्सप्लोजन नहीं होगा। वैसे ही ऑफर जब एक्सेप्टेंस के साथ मिलता है तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, और कॉन्ट्रैक्ट बनते ही पार्टीज बाउंड हो जाती है, सब कुछ चेंज हो जाता है। नाउ दे कैन नॉट गो बैक ऑन देयर प्रॉमिस। दोनों के बीच में वादा हो गया है जिसे उन्हें निभाना पड़ेगा। ये होता है एक्सेप्टेंस से। एक्सेप्टेंस लेकिन हो, सेकंड पार्टी एक्सेप्टेंस करे, बबीता जी मानती, उससे पहले जेठालाल अपना ऑफर विड्रॉ कर सकते थे, वापस ले सकते थे कि नहीं बबीता जी अब मुझे फ़ोन नहीं देना, या फिर वो लैप्स हो सकता था किसी भी कारण से कि अब उनके पास वो फ़ोन है ही नहीं, या बहुत देर तक बबीता जी उसे एक्सेप्ट ही नहीं करती, वगैरह वगैरह बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ये चीज़ें हम बाद में देखेंगे। अभी आपको जो समझना है वो ये है, एक्सेप्टेंस मिलते ही ऑफर को वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, और उसके बाद अब पार्टीज बाउंड हो जाती हैं, लॉ कम्स इनटू पिक्चर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कम्स इनटू पिक्चर, एंड नाउ दे कैन नॉट गो बैक ऑन देयर प्रॉमिस, दे हैव टू फुलफिल द ऑब्लिगेशंस। एक बहुत ही बड़े ऑथर एंसन ने ये बहुत ब्यूटीफुली कहा है, एक्सेप्टेंस इज टू एन ऑफर, एक्सेप्टेंस ऑफर के लिए वो है जो व्हाट अ लाइटेड मैच, एक जलती हुई माचिस, इज टू अ ट्रेल ऑफ गन पाउडर। जैसे जलती हुई माचिस अगर गन पाउडर के पास लेके जाओ जैसा काम करती है, वैसा ही काम एक्सेप्टेंस एक ऑफर के लिए करता है। वहाँ पे भी चीज़ें बदल जाती हैं, कुछ भी सेम नहीं रहता, वापस बाद में आप गन पाउडर अलग और वो नहीं मान सकते मैच स्टिक, वहाँ पे भी सब बदल गया। वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बनते ही सब बदल जाता है, पार्टीज बिकम बाउंड टू इट। दैट्स हाउ इम्पॉर्टेंट एंड एक्सेप्टेंस इज। ओके, अब अगर हम इम्पॉर्टेंस समझ चुके हैं एक्सेप्टेंस की, अब हमें समझना है एक एक्सेप्टेंस वैलिड कब होती है, क्योंकि एक्सेप्टेंस जब तक वैलिड नहीं होगी तब तक तो वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करेगी नहीं, इसलिए एक्सेप्टेंस हमेशा वैलिड होनी चाहिए। तो क्या होते हैं इसके एसेंशियल्स? सबसे पहले, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, कम्युनिकेशन इज द की। ये हमने ऑफर में भी देखा था, जब तक बात बताएंगे नहीं तब तक सामने वाले को समझ में कैसे आएगी। कहना बहुत ज़रूरी है, अपनी बात जाहिर करनी बहुत ज़रूरी है। जैसे एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन में ये देखिए जो वर्ड है सिग्निफाई, यही वर्ड हमने कॉन्ट्रैक्ट की प्रपोजल की डेफिनेशन में भी देखा था, सिग्निफाई। जैसे प्रपोजल सिग्निफाई करना ज़रूरी है, प्रपोजल कम्युनिकेट करना ज़रूरी है, वैसे ही एक्सेप्टेंस को भी कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। कम्युनिकेट कैसे भी हो, वो कोई भी मोड हो, वो फैक्ट्स टू फैक्ट्स डिपेंड करेगा, लेकिन बात पहुंचानी ज़रूरी है। ये मिस्टर ब्रॉगडन है, ये मेट्रोपॉलिटन रेलवे कॉरपोरेशन है, इनकी आपस में रेगुलर डीलिंग चलती है क्योंकि ये रेलवे को कोल सप्लाई करते हैं। अब इन्होंने नया नया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है तो इन्हें लगा इन्हें भी कॉन्ट्रैक्ट बना लेना चाहिए रेलवे कॉरपोरेशन के साथ, है ना, समझदार हो गए हैं ये। तो ये क्या करते हैं, एक ड्राफ्ट अग्रीमेंट बनाते हैं और रेलवे कॉरपोरेशन के मैनेजर को भेज देते हैं। ठीक है, इनको ड्राफ्ट मिल गया मैनेजर वो ड्राफ्ट को पढ़ते हैं, उसे अप्रूव करते हैं, और अप्रूव करके वो सोचते हैं अब मैं अपने सॉलिसिटर्स, अपने लॉयर्स को इसे दे दूंगा एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। अप्रूव कर दिया उन्होंने, अग्री कर दिया है, लेकिन एकदम से उनके पास कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ जाती है और वो जल्दी में उस ड्राफ्ट अग्रीमेंट को अपने इस ड्रॉर में रख के भूल जाते हैं। वो इसमें रखते हैं और फिर वो भूल ही जाते हैं इसके बारे में। ठीक है, अब इस केस में क्या हुआ, इस केस में ऑफर था, बिल्कुल था। क्या था ऑफर? ड्राफ्ट अग्रीमेंट। एक्सेप्टेंस था, हाँ मैनेजर ने अप्रूव तो किया था। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट बना? नहीं बना, अभी भी नहीं बना। ऑफर था, एक्सेप्टेंस था, तब भी नहीं बना। नहीं, एक्सेप्टेंस था लेकिन नॉट कम्युनिकेटेड, वो कभी कम्युनिकेट ही नहीं हुआ, वो मिस्टर ब्रॉगडन तक कभी पहुंचा ही नहीं। कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द एसेंशियल फॉर अ वैलिड एक्सेप्टेंस, हेंस we cannot say there was acceptance. Okay, this case is Brogdon versus Metropolitan Railway Corporation.
तो एक एसेंशियल हम देख चुके हैं, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। अब सेकेंड एसेंशियल देखते हैं, ओनली ऑफरी कैन एक्सेप्ट द ऑफर। एक्सेप्टेंस कौन दे सकता है? एक्सेप्टेंस देनी है तो वो दे कौन सकता है? सिर्फ वही जिसको प्रपोजल दिया गया है, जिसको ऑफर दिया गया है, ओके, और कोई नहीं। देखो कैसे, ये वाला केस हम पहले भी डिटेल में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे क्विकली देखते हैं। सॉरी, ये जॉन्स हैं, ये ब्रोकरहर्स्ट के साथ रेगुलर डीलिंग करते हैं। एक बार फिर ये कहते हैं, एक ऑफर भेजते हैं कि मुझको ये आइटम्स भेज दीजिए। जब तक ऑफर पहुंचता है ब्रोकरहर्स्ट के पास, वहाँ ओनरशिप चेंज हो जाती है और ओनरशिप चेंज होके आते हैं मिस्टर बोल्टन। बोल्टन उस ऑफर के अकॉर्डिंग सारी गुड्स मिस्टर जॉन्स को भेज देते हैं, ओके। जब गुड्स जॉन्स के पास पहुंचती हैं तो वो पैसे देने से मना कर देते हैं। उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। अब क्या होगा? यहाँ पर कोर्ट ने कहा दिस इज अ स्पेसिफिक ऑफर। उन्होंने ऑफर ब्रोकरहर्स्ट को दिया था, बोल्टन को नहीं दिया था। तो एक्सेप्ट भी कौन कर सकता है? बोल्टन। सॉरी, एक्सेप्ट भी कौन कर सकता है? ब्रोकरहर्स्ट। देखो यहाँ पे जो ऑफर है वो इनको था ना, तो ये ऑफर है, तो एक्सेप्टेंस भी यही कर सकते हैं। बोल्टन वॉज नॉट एन ऑफरी, ही कैन नॉट एक्सेप्ट द ऑफर। एक्सेप्टेंस कैन ओनली बी मेड बाय एन ऑफरी, क्योंकि जॉन्स ब्रोकरहर्स्ट के साथ कॉन्टैक्ट करना चाहते थे, बोल्टन के साथ नहीं। अगर आप मुझे कह रहे हैं बुक लेंगे, तो मेरे बिहाफ पे कोई भी और बिहाफ पे नहीं, सॉरी, कोई और आके एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता है। सिमिलरली अगर मैं आपको कह रही हूँ कि आप कार लोगे मुझसे, तो मैं आपको ऑफर दे रही हूँ, आई वॉन्ट टू गेट इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट विद यू, इसलिए ओनली एन ऑफरी कैन एक्सेप्ट द ऑफर, ओके। दिस इज बोल्टन वर्सेस जॉन्स। ये केस अगर आपको याद हो तो हमने स्पेसिफिक ऑफर में देखा था। स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है? जब एक स्पेसिफाइड पर्सन को, एक असर्टेन स्पेसिफाइड पर्सन को एक ऑफर दिया जाता है, तो वहाँ पे एक्सेप्ट भी वही करता है। अब जनरल ऑफर क्या होता है? जनरल ऑफर अगर आपको याद हो, जनरल ऑफर वो ऑफर होता है जहाँ पे पब्लिक एट लार्ज को ऑफर दिया जाता है। तो क्या ये स्टेटमेंट कि सिर्फ ऑफरी एक्सेप्ट कर सकता है वो यहाँ पे अप्लाई होगी? चलो देखते हैं। कार्लिन वर्सेस कार्बोनिक स्मोक बॉल कंपनी, ये केस भी हम कर चुके हैं, क्विकली गो थ्रू करेंगे। इस कंपनी ने ये स्मोक बॉल निकाला, ये स्मोक बॉल लीजिए, फिर सर्दी, खांसी, मलेरिया, लवेरिया कुछ नहीं होगा, ओके। मिसेस कार्लिन ने एडवर्टीजमेंट पढ़ा, ये लिया, उन्हें इन्फ्लुएंजा हो गया। अब वो कह रही हैं जैसा आपने कहा था इस दवाई को लो, कुछ नहीं होगा, अगर हुआ तो हम आपको 100 पाउंड्स देंगे, तो दे दीजिए मेरे 100 पाउंड्स। तो वो कह रही है मैंने इस ऐड पे रिलाई किया था, अब मैं 100 पाउंड्स की हकदार हूँ, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। कोर्ट ने कहा ये जनरल ऑफर है, ठीक है, ये तो हम भी समझ गए जनरल ऑफर है। इसमें ऑफर क्या है? एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट किसके लिए है? पूरे होल वर्ल्ड के लिए, या फिर मैं कहूँ तो पब्लिक एट लार्ज के लिए। अब आप मुझे सोच के बताइए यहाँ पर ऑफरी कौन है? यहाँ पर ऑफरी कौन है? ऑफर किसके लिए है? ऑफर किसको दिया गया है? ऑफर किसको कम्युनिकेट हुआ है? पब्लिक को ना। पब्लिक इज द ऑफरी है, ओके। सो एक्सेप्टेंस पब्लिक में से ऐड पढ़ के जो वो स्मोक बॉल खरीदेंगे और उसको यूज करेंगे, वो उसका एक्सेप्टेंस कर रहे हैं, जैसे मिसेस कार्लिन ने किया। इसीलिए मिसेस कार्लिन और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। एक स्पेसिफिक ऑफर था, स्पेसिफाइड पर्सन को, जो स्पेसिफाइड पर्सन है वही एक्सेप्ट कर सकता है। यहाँ पर पब्लिक एट लार्ज है, तो पब्लिक ऑफरी है, तो कोई भी आगे बढ़कर उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है।
क्योंकि पब्लिक यहाँ पर ऑफरी है, लेकिन ऑफर हमेशा ऑफरी एक्सेप्ट करता है। यही फर्क है एक स्पेसिफिक ऑफर में और एक जनरल ऑफर में। अब कम्युनिकेशन ज़रूरी है, ऑफरी एक्सेप्ट करे ये भी ज़रूरी है। ये दो एसेंशियल तो हमने देख लिए। थर्ड क्या है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। जब एक ऑफर दिया जाए तो उसकी एक्सेप्टेंस जो है ना वो बिल्कुल एब्सोल्यूट होनी चाहिए। एब्सोल्यूट मतलब उसमें कोई फेरबदल नहीं होना चाहिए, जितना कहा गया उतनी बात मान ली जाए, उसमें कोई नेगोशिएशन नहीं करना चाहिए सामने से। अगर ऐसा हुआ तो वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होती। चलो समझते हैं कैसे। ये एक एम है, एक एन है। एम कह रहे हैं क्या तुम मुझसे 280 पाउंड्स में ये लैंड खरीदोगे। एन कह रहा है ही एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट कर रहा है ना, हाँ वो लैंड खरीदेगा, ही एक्सेप्टेड। क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस है वो देखते हैं। वो एक्सेप्टेंस जब अपना भेज रहा है उसके साथ उसने 80 पाउंड का चेक एनक्लोज कर दिया, उसके साथ डाल दिया और साथ में लिखा बाकी मैं आपको मंथली इंस्टॉलमेंट में दूंगा, बाकी मैं आपको मंथली इंस्टॉलमेंट में दूंगा। आप ऑफर को देख के बताइए क्या वहाँ पर कोई भी बात थी मंथली इंस्टॉलमेंट की? नहीं थी ना। ये एक टर्म उसने एन ने अपने एक्सेप्टेंस में ऐड कर दी। इसका मतलब एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट नहीं था, एक्सेप्टेंस क्वालिफाइड था कि मैं आपको मंथली इंस्टॉलमेंट में दूंगा, इसलिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। जितना कहा गया है उतनी बात माननी है, उससे आगे बढ़कर अगर अपने टर्म्स डालेंगे, उसको क्वालिफाई करेंगे, उसको चेंज करेंगे, नेगोशिएट करेंगे तो वो एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस नहीं होता, रादर वो एक काउंटर ऑफर होता है। अगर आपको याद हो तो काउंटर ऑफर होता है वो, या उसको कहें तो कंडीशनल एक्सेप्टेंस। इन कंडीशंस पे मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं मंथली पेमेंट करूँगा, इस कंडीशन पे मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। जब मैंने काउंटर ऑफर पढ़ाया था तो मैंने कहा था जब एक्सेप्टेंस पढ़ेंगे तब ये कंडीशनल एक्सेप्टेंस क्यों है आपको समझ में आ जाएगा। काउंटर ऑफर और कंडीशनल एक्सेप्टेंस दोनों सेम बातें हैं। काउंटर ऑफर कहो या कंडीशनल एक्सेप्टेंस कहो, बात सेम है। पहले तो इस केस का नाम है नील वर्सेस मेरिट। अब सॉरी ये क्रॉस नहीं, काउंटर ऑफर या कंडीशनल एक्सेप्टेंस एक ही बात है, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस नहीं है, वो एक नेगोशिएशन के लिए स्टार्टिंग है, टर्म्स हैं। अब एम डिसाइड करेगा कि उसे मंथली पेमेंट पे एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। अब ये एम की तरफ से एक काउंटर प्रपोजल हो गया। काउंटर एक ने दिया, दूसरे ने उसको काउंटर दिया। ये काउंटर हो गया कि अब मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं ये लैंड ले लूँगा इतने में, लेकिन मैं मंथली पेमेंट दूंगा। अब वापस से ऑफरर के पास बॉल आ जाती है कि वो अब डिसाइड करे, उसकी कोर्ट में बॉल है कि वो एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। देखो हमने काउंटर ऑफर में वहाँ पर जो एग्जाम्पल देखा था उसे यहाँ पर एक बार फिर देखते हैं। क्या तुम मुझसे 1 लाख का ये फार्म खरीदोगे? नहीं, मैं 90,000 का खरीदूंगा। क्या है ये? क्या है ये? काउंटर ऑफर है, खरीदूंगा पर 90,000 का। टर्म्स बदल दी, नेगोशिएशन या एक्सेप्टेंस विद अ कंडीशन। हाँ खरीदूंगा, एक्सेप्टेंस 1 लाख का नहीं 90,000 का, कंडीशन। ओके, अब यहाँ पर पहले वाले आदमी की मर्जी है वो बेचे या ना बेचे। उसने कहा नहीं बेचता। फिर इसको लगा नहीं चलो 1 ही लाख का खरीद लेना चाहिए, 10 लाख के पीछे क्या किचकिच, बेचोगे 1 लाख का? तो अब वो बोल सकता है मेरा मूड नहीं है, क्योंकि जो इनिशियल 1 लाख का ऑफर था अब वो नहीं बचा। अब स्टोरी इस वाले काउंटर ऑफर से स्टार्ट हो गई। ये देख चुके हैं हम लोग, ये अब 1 लाख वाला ऑफर वैलिड नहीं है, इट इज़ नॉट इन पिक्चर। अब ये नया ऑफर आ गया है 90,000 वाला, जिसको वो मना कर चुका है। तो इसलिए अब ये 1 लाख पे अग्री नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऑफर गया, रात गई बात गई, अब वो ऑफर नहीं है। इसने जज ने कहा कि तुमने 90,000 का ऑफर देके उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, वो एक कंडीशनल एक्सेप्टेंस थी, काउंटर ऑफर था, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। ये वाला केस हमने काउंटर ऑफर में देखा था। सिमिलरली ऑलमोस्ट सिमिलर फैक्ट्स हैं इस दूसरे केस के, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बाबूलाल, जो आपके स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है। पर अंडरस्टैंडिंग और फैक्ट्स उस केस के यही हैं कि एक्सेप्टेंस जब किसी टर्म्स के साथ की जाए, कुछ नेगोशिएशन के साथ की जाए, तो वो कंडीशनल एक्सेप्टेंस होती है,
या फिर काउंटर ऑफर कह सकते हैं उसे, और वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होती। ये आई थिंक हर जगह ये वाला वर्ड गलत आ गया है, सॉरी, पर आई थिंक आपको पॉइंट समझ में आ गया है कि वो काउंटर ऑफर है, कंडीशनल एक्सेप्टेंस है। ओके, हमने आज देखा एक्सेप्टेंस होता क्या है। व्हेन यू गिव एसेंट, जिसको प्रपोजल मिला है, जब वो अपनी एसेंट दे तो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है। एक्सेप्टेड प्रपोजल इज अ प्रॉमिस। उसके बाद एक्सेप्टेंस इज जस्ट लाइक अ लाइटेड मैच स्टिक टू अ गन पाउडर। उसके होने के बाद चीज़ें बदल जाती हैं, पार्टीज बिकम बाउंड बाय इट, इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। सो इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस इज सो इम्पॉर्टेंट। अब एक्सेप्टेंस इम्पॉर्टेंट तो बहुत है, तो उसके वैलिड हो उसके लिए एसेंशियल्स क्या क्या हैं, वो कम्युनिकेट हो। कर कौन सकता है एक्सेप्टेंस, सिर्फ एक ऑफर ही कर सकता है। और थर्डली, जब करे तो वो एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट हो, जितना कहा गया है उतने के बारे में हो, उसको मान ले। अगर उसमें कोई कंडीशंस हुई, कोई क्वालिफिकेशंस हुई, तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगा, रादर वो एक काउंटर ऑफर बन जाएगा। और एक्सेप्टेंस अब वापस से सेकंड पार्टी के पास, पहले वाली पार्टी के पास ऑप्शन चला जाएगा, वो उसे एक्सेप्ट करे या ना करे। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें कुछ और एसेंशियल्स अभी बाकी हैं, लेकिन वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इनको एक बार और रिवाइज कर लेना, अच्छे से समझ लेना, जिससे आप आगे वाले पॉइंट्स भी क्लियरली समझ पाएँ। और नेगेटिविटी को निकालो। ऑलवेज टेल योर सेल्फ आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, एंड वन डे यू विल डू इट। ओके, कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ। लोग तो डाउट करते हैं हम पे, हम खुद क्यों डाउट करें अपने ऊपर। हो जस्ट कीप सेइंग टू योर सेल्फ आई कैन डू इट एंड कीप डूइंग इट, जो आज आपको करना है। ऑन दिस नोट, हैव अ हैप्पी लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप हैविंग फन, एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम with the next topic. Thank you. Have a good day.